हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 10 की रॉबर्ट फ्रॉस्ट की दो कविताएं, एक डस्ट ऑफ स्नो और दूसरी फायर एंड आइस। इसके बारे में हम सबसे पहले कविता को पढ़ेंगे, फिर उसका अर्थ आपके सामने एनालाइज करेंगे और फिर उससे संबंधित ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस जो आपके नवंबर दिसंबर में एग्ज़ाम में आने वाले हैं उससे संबंधित वो क्वेश्चंस, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस मैं आपको बताऊंगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लेंगे और बेल आइकन को भी दबा देंगे ताकि अगली वीडियो आपको जल्द से जल्द मिल सके, और शेयर भी कर देंगे और लाइक भी करना नहीं भूलेंगे। तो चलिए, डस्ट ऑफ स्नो, इसको लिखने वाले हैं, कवि हैं रॉबर्ट फ्रॉस्ट। रॉबर्ट फ्रॉस्ट कहाँ के कवि हैं? रॉबर्ट फ्रॉस्ट एक अमेरिकी कवि हैं और इनकी खासियत यही है कि बहुत ही सीधे साधे शब्दों में ये बहुत आंतरिक बात, मन की बात, हृदय की बात को बहुत आसानी से बोल देते हैं और गंभीर बात को बहुत ही छोटे छोटे शब्दों में, छोटी छोटी कविताओं में और बहुत ही सीधे साधे शब्दों में ये बयान कर देते हैं। तो इनकी कविता है, द वे ए क्रो shook down on me the dust of snow from a hemlock tree has given my heart a change of mood and saved some part of a day I had rued। तो यहाँ पे कवि बहुत ही साधारण बात को, एक कहीं जा रहे होते हैं या किसी पेड़ के नीचे, हेमलॉक पेड़ के नीचे खड़े हैं, तो उस स्थिति का वर्णन करते हुए सिर्फ आठ पंक्तियों की कविता उन्होंने रची है। तो चलिए हम लोग लाइन बाय लाइन चलते हैं। द वे ए क्रो, द वे मतलब जिस तरह से, ए क्रो मीन्स एक कौवे ने, शुक डाउन ऑन मी, शुक जो है वो पास्ट टेंस है शेक का, शेक मतलब हिलाना, तो शुक डाउन मतलब नीचे की तरफ हिलाया, ऑन मी मतलब मेरे ऊपर, द डस्ट मतलब धूल, ऑफ स्नो मतलब बर्फ की। तो कहना चाहते हैं वो कि जिस तरह से कौवे ने मेरे ऊपर बर्फ की धूल गिराई, बर्फ की धूल हिलाकर मतलब पेड़ की डाली को हिलाकर गिराई, फ्रॉम ए हेमलॉक ट्री, कहाँ से? फ्रॉम मतलब से, ए हेमलॉक ट्री, हेमलॉक ट्री का मतलब होता है धतूरे के पेड़ को हेमलॉक ट्री बोलते हैं। या अगर ठंडे प्रदेश की कविता है तो वहाँ अगर धतूरे के पेड़ ना हो तो कोई इस प्रकार की जहरीली, एक जिसके पत्ते फल वगैरह जहरीले होते हैं, वैसी कोई पेड़ की बात है यहाँ पे। तो हमारे देश में तो धतूरा होता है वैसा, लेकिन जिस तरह के पेड़ जो है वो बात कर रहे हैं उस हिसाब से तो वो कोई बड़ा पेड़ लगता है। तो इस तरह से यहाँ कहा जा रहा है कि जिस तरह से कौवे ने मेरे ऊपर बर्फ़ की धूल हिलाकर गिराई एक धतूरे के पेड़ से, हैज़ गिवन माई हार्ट, तो हैज़ गिवन मतलब जिसने दे दिया, माई हार्ट मेरे हृदय को, ए चेंज ऑफ मूड, चेंज मतलब बदलाव, ऑफ मूड मतलब अपने मनस्थिति की का बदलाव, मतलब हमारे जो मूड को, हमारे मनस्थिति को उसने बदल दिया, यानी हमारे मूड को चेंज कर दिया। हमारे मूड जैसे बहुत बार हमारा मूड अलग अलग रहता है। जैसे किसी दिन मूड हमारा खेलने का रहता है, पढ़ने का नहीं रहता। तो हैज़ गिवन माई हार्ट ए चेंज ऑफ मूड, उसने क्या किया, जो बर्फ़ की धूल जो कौवे ने झाड़कर या हिलाकर गिराई, अर्थात कौवा या तो आकर उस डाली पर आकर बैठा होगा या उस डाली से उड़ा होगा उस समय, जिस समय लेखक उस डाली, उस पेड़ के नीचे से गुजर रहे थे।
और लेखक कुछ सोचते हुए गुजर रहे होंगे, अर्थात कुछ बहुत ही गहन चिंतन में होंगे, जिसके कारण हो सकता है कि उनका मूड अलग किस्म का होगा। हो सकता है कुछ उदासी भरा हो या कुछ ऐसी स्थिति हो जिससे कि उनको कोई काम करने का उस समय मन नहीं कर रहा हो। तो इस प्रकार से वो आधे दिन से वो इसी स्थिति में हैं। तो उस समय क्या हुआ कि कौवे ने बर्फ़ झाड़, माने वो उड़ा या बैठा तो डाली से बर्फ़ गिर गई उनके ऊपर, तो उनका ध्यान भंग हो गया। और ध्यान भंग हो गया तो वो अपने वास्तविक ज़िंदगी में लौट आए और वो जो गंभीर सोच में डूबे हुए थे वहाँ से वापस वो अपनी वास्तविक ज़िंदगी में तुरंत लौट आते हैं। तो उससे क्या होता है उनका कि हैज़ गिवन माई हार्ट, उसने मेरे हृदय को दिया, क्या दिया, ए चेंज ऑफ मूड, अर्थात मेरे मनस्थिति को बदल दिया उसने, अर्थात उनका मूड चेंज हो गया। एंड सेव सम पार्ट ऑफ अ डे आई हैड रूड, और कम से कम, एंड सेव मतलब बचा लिया, सम पार्ट मतलब कुछ हिस्सा, ऑफ अ डे मतलब एक दिन का, आई हैड रूड जिसे मैंने लगभग बर्बाद ही कर दिया था। तो अर्थात लेखक जो है कुछ सोचते हुए जा रहे होंगे कोई गहन चिंतन में, और वो आधा दिन उनका इस चिंता में ही बीत गया था। लेकिन तब जैसे ही वो हेमलॉक ट्री के नीचे से गुजरे तो कौवे ने जो है उनके ऊपर जो है बर्फ़ गिर गई उस डाली की, तो उनका चिंतन जो है टूट गया और वो वास्तविक जीवन में आ गए। तब वो सोचने लगे, तब उन्होंने जाना कि मैं बेकार ही सोच कर इतना समय मैंने आधा दिन बर्बाद कर दिया था। तो उनका मूड जो है चेंज हो गया और वो वास्तविक जीवन में लौट करके उन्होंने कम से कम आधा दिन अपने दूसरे कामों में लगाया, जो ज़रूरी काम थे उसमें वो लगाने के लिए वो तैयार हो गए। तो इसी बात को वो कह रहे हैं कि कम से कम उसने मेरे आधे दिन को बचा लिया बर्बाद होने से। तो इस तरह से ये कविता का अर्थ निकलता है। तो यहाँ पे इस कविता का अर्थ, ये तो एक शाब्दिक अर्थ है। यहाँ पे कवि जो है आखिर इस तरह की कविता या ये कविता लिखने पर क्यों मजबूर हुए। एक साधारण सी बात है कि कोई सोच कर जा रहा है और उस पर अगर उसका ध्यान अगर किसी कारण से भंग हो जाता है और वो बोलता है कि मेरा आधा समय बर्बाद होने से बच गया, तो इससे आखिर ये 9-10 के स्टूडेंट्स को इससे क्या सीख मिल सकती है। तो हम देखते हैं कि जो आखिरी जी पंक्ति है, जिसमें कि आखिरी 2 पंक्तियाँ जिसमें वो बता रहे हैं कि मेरा आधा दिन कम से कम बच गया, इसका मतलब होता है कि ऐसी ही मनस्थिति हमारे जो स्टूडेंट्स हैं, जो 9-10 के स्टूडेंट्स होते हैं, उनकी उम्र जो होती है वो 13 से 16 के बीच होती है। तो उनकी मनस्थिति भी कुछ ऐसी ही होती है जैसे कि कवि की थी। वो कुछ हमेशा, ये इस उम्र के बच्चे जो है कुछ ना कुछ सपने देखा करते हैं और सपनों में खोए रहते हैं, और उनकी पढ़ाई लिखाई जो है या वो पढ़ाई में अच्छी तरह से ध्यान नहीं दे पाते और अपने समय को बर्बाद करते हैं। तो इस तरह से इस कविता से हम सीख सकते हैं कि हम हमेशा जो है अपना पढ़ाई को छोड़कर किसी दूसरे ध्यान में मग्न ना रहें और अपने समय को बर्बाद ना करें, और इस कीमती समय को अपने ज़रूरी कार्यों में लगाएं, यानी अर्थात अपने पढ़ाई लिखाई पे ध्यान से लगाएं, ताकि हमें उसका जो प्रतिफल है वो अच्छा मिल सके। तो ये इससे सीख मिल सकती है हमें। तो ये कविता का सारांश रहा। अब चलिए बढ़ते हैं इस कविता से संबंधित कुछ बहुत ही इम्पॉर्टेंट जो ऑब्जेक्टिव प्रश्न जो इस बार नवंबर-दिसंबर में झारखंड के बच्चों के लिए जो ऑब्जेक्टिव एग्ज़ाम होने वाला है, उसके लिए चलिए बढ़ते हैं। तो ये रहे जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस। पहला सवाल है, हु इज़ द पोएट ऑफ द पोएम डस्ट ऑफ स्नो। डस्ट ऑफ स्नो जो कविता है, इसके कवि कौन है? तो जैसा कि हम जानते हैं इसके कवि हैं रॉबर्ट फ्रॉस्ट। तो ना सुब्रमण्या भारती भी नहीं है, लेस्ली नॉरिस भी नहीं है, फ्रेडरिक फॉर्सिथ भी नहीं है। इनके कवि हैं रॉबर्ट फ्रॉस्ट, जो एक अमेरिकी कवि हैं, अर्थात अमेरिका के हैं। नंबर 2, अंडर विच ट्री द पोएट वाज स्टैंडिंग और गोइंग थ्रू।
अर्थात किस पेड़ के नीचे या तो कभी खड़े थे या वहाँ से होकर जा रहे थे। क्या वो एक बनियान ट्री था, अर्थात पीपल का पेड़ था या बरगद का पेड़। नंबर बी ओक ट्री, ओक का पेड़ था। नंबर सी पाइन ट्री, वो पाइन का पेड़ था। या डी हेमलॉक ट्री। तो आंसर होगा डी हेमलॉक ट्री। नंबर 3, हु ड्रॉप्ड डस्ट ऑफ स्नो ऑन द पोएट। किसने गिराई डस्ट ऑफ स्नो अर्थात बर्फ की धूल ऑन द पोएट, कवि के ऊपर। यानी कवि के ऊपर किसने बर्फ की धूल गिराई, यानी बर्फ के जो बारीक कण हैं वो धूल के ही समान है, बर्फ के धूल के समान है, तो वो किसने गिराई। द काइट, आंसर पहला ए है द काइट, क्या चील ने गिराई। बी द स्पैरो, क्या स्पैरो ने गिराई। क्वेश्चन नंबर 3, हु ड्रॉप्ड डस्ट ऑफ स्नो ऑन द पोएट, कवि के ऊपर बर्फ की धूल किसने गिराई। द काइट, क्या चील ने गिराई। बी द स्पैरो, या गौरैया ने गिराई। नंबर सी द क्रो, क्या कौवे ने गिराई। नंबर डी द पैरट, या तोते ने गिराई। तो आंसर होगा द क्रो, सी नंबर आंसर होगा द क्रो। नंबर 4, व्हाट वाज ड्रॉप्ड बाय द क्रो ऑन द पोएट, कवि के ऊपर कौवे ने क्या गिराया। ए फ्लावर, बी फ्रूट, सी स्नो, डी लीव्स। अर्थात ए फ्लावर मतलब फूल गिराया, बी फ्रूट या फल गिराया, सी स्नो बर्फ गिराया, डी लीव्स पत्ते गिराए। तो आंसर होगा सी स्नो, बर्फ गिराई। नंबर 5, व्हाट वाज पोएट डूइंग अंडर द ट्री, आखिर पोएट जो थे वो पेड़ के नीचे क्या कर रहे थे। नंबर ए सिंगिंग, बी थिंकिंग डीपली, सी स्लीपिंग, या डी टॉकिंग, क्या वो गाना गा रहे थे। नंबर बी गहराई से सोचते हुए जा रहे थे। नंबर सी स्लीपिंग सो रहे थे, या डी टॉकिंग बातचीत कर रहे थे। तो वो क्या कर रहे थे, बी थिंकिंग डीपली, बहुत ही गहराई से सोचते हुए जा रहे थे या खड़े थे। तो बी होगा आंसर 5वां का। अब 6ठा, व्हाट द क्रो सेव्ड फॉर पोएट, कौवे ने कवि के लिए क्या बचाया। ए मनी, क्या पैसे बचाए। बी टाइम, समय बचाया। सी फूड, खाना बचाया। या डी स्पेस, जगह बचाई। तो आंसर होगा बी टाइम। क्वेश्चन नंबर 7, व्हाट वाज बीइंग वेस्टेड बाय द पोएट, पोएट क्या बर्बाद कर रहे थे, यानी कवि जो थे वो क्या बर्बाद कर रहे थे। क्या वो मनी बर्बाद कर रहे थे। नंबर ए मनी, या बी स्पेस जगह बर्बाद कर रहे थे, या सी टाइम बर्बाद कर रहे थे, या डी पेपर बर्बाद कर रहे थे। तो आंसर होगा उन्होंने आधा दिन तो बर्बाद कर ही दिया था, अर्थात टाइम बर्बाद कर रहे थे वो। तो आंसर होगा सी टाइम। क्वेश्चन नंबर 8, व्हाट द पोएम डस्ट ऑफ स्नो टीचस अस, जो डस्ट ऑफ स्नो जो कविता है वो हमें क्या सिखाती है। ए सेव टाइम, बी सेव मनी, सी सेव पीपल, डी सेव वाटर। तो इससे हम समय बचाना सीखते हैं कि समय को बर्बाद कम से कम ना करें। तो आंसर होगा सेव टाइम। चलिए, ये तो रही पहली कविता। अब चलते हैं दूसरी कविता की ओर। दूसरी कविता भी इन्हीं की है और इसका टाइटल है फायर एंड आइस। यहाँ पे कवि ने दोनों ही बिल्कुल विपरीत चीज़ों को मिलाकर एक कविता बनाई है, जिनकी प्रकृति बिल्कुल ही एक दूसरे से बिल्कुल विपरीत है, अर्थात रात और दिन जैसा यहाँ पे संबंध है। फायर बिल्कुल ही गर्म चीज़ है और वो बहुत ही भयावह होती है, भयानक है। आइस उसके ठीक उलट बहुत ही ठंडी प्रकृति की होती है। तो दोनों ही के मेल को किस प्रकार से हमारी भावनाओं के साथ कवि ने, रॉबर्ट फ्रॉस्ट ने उन्हें जोड़ा है, अर्थात आग को और बर्फ़ को हमारे किन किन भावनाओं से जोड़ा है, वो हम इस कविता में देख पाएंगे। तो चलिए पढ़ते हैं।
सम से द वर्ल्ड विल एंड इन फायर। कोई कहता है, लोग कहते हैं कि इस दुनिया का अंत जो है वो आग से होगा, अर्थात चारों ओर आग ही आग होगा और दुनिया का अंत हो जाएगा। सम से इन आइस, लेकिन कुछ लोगों का विचार है कि नहीं, इस दुनिया का अंत आग से नहीं होगा, इस दुनिया का अंत चारों ओर बर्फ से बर्फ ही बर्फ हो जाएगी और दुनिया का अंत हो जाएगा। फ्रॉम वॉट आई हैव टेस्टेड ऑफ डिज़ायर, लेकिन जो मैंने अपने जीवन में, कवि कहते हैं कि जो मैंने अपने जीवन में जो दृढ़ इच्छा, जो दृढ़ महत्वाकांक्षा का जो मैंने स्वाद चखा है, यानी अनुभव किया है, बहुत से लोगों को जीवन में मैंने देखा है और उनकी जो दृढ़ महत्वाकांक्षा है उनसे मेरा सामना हुआ है, तो मैंने ये पाया है कि ये बात सही है कि लगता है इस दुनिया का अंत आग से ही होगा। क्योंकि वैसे लोग जिनके मन में बहुत ही दृढ़ महत्वाकांक्षा कुछ भी पाने की होती है, तो वो अपने सामने किसी को भी टिकने नहीं देते, सबको अपने इस दृढ़ महत्वाकांक्षा की आग में सबको जला देते हैं और जलाकर केवल अपने ही स्वार्थ की पूर्ति वो करते हैं। और अपने स्वार्थ की पूर्ति के लिए उसे अगर पूरी दुनिया को जलाना भी पड़े तो वो जला देते हैं, अर्थात कितना भी बुरा कर्म करना पड़े वो कर डालते हैं। तो इस तरह से कवि ने यहाँ पे जो डिज़ायर शब्द है, अर्थात दृढ़ महत्वाकांक्षा जो है, उसको आग के साथ उसकी तुलना की है। और वो कहते हैं कि आई होल्ड विद दोज हु फेवर फायर, तो इसलिए मैं उनके साथ हूँ जो ये कहते हैं कि हाँ इस दुनिया का अंत आग से होगा, तो मैं भी उन्हीं की तरफ लेता हूँ कि हाँ सही है कि जैसे जैसे लोग इस दुनिया में हैं, ऐसी दृढ़ महत्वाकांक्षा वाले लोग हैं जो अपनी महत्वाकांक्षा को पूरी करने के लिए कुछ भी कर सकते हैं। तो ऐसा तो लगता है कि ये इस दुनिया का अंत सच के आग से भले हो ना हो, पर दिल में जो आग लगी हुई रहती है लोगों की, उससे ज़रूर हो जाएगा। तो ये पहला स्टैंजा था। अब सेकंड स्टैंजा में कवि के विचार बदल जाते हैं, क्योंकि उनको लगता है कि नहीं, केवल जो आग है अर्थात डिज़ायर जो है, उसी से केवल इस दुनिया का अंत नहीं होने वाला है, इस समाज का अंत वह नहीं होने वाला है। समाज में जो डिज़ायर रहती है लोगों के बीच में, दृढ़ महत्वाकांक्षा जो है, वो आग का रूप लेकर के समाज का अंत केवल नहीं कर सकती, बल्कि और भी बहुत सी भावनाएं हैं जिनकी जो है इस समाज का अंत करने के लिए और अंतिम रूप से इस पृथ्वी का अंत करने के लिए काफ़ी हैं। तो वो कहते हैं कि बट इफ़ इट हैड टू पेरिश ट्वाइस, लेकिन अगर 2 बार मरना पड़े या 2 बार मरने का मौका मिले, अर्थात अगर एक बार मरने से मैं बच जाऊं, तो आई थिंक आई नो एनफ ऑफ हेट, तो मैं सोचता हूँ कि मैं घृणा के बारे में भी मैं बहुत कुछ जानता हूँ। एंड टू से दैट फॉर डिस्ट्रक्शन आइस इज़ ऑल्सो ग्रेट, तो मैं ये कह दूँ कि भैया जो इस दुनिया का अंत होने के लिए, इस दुनिया का विनाश के लिए, इस दुनिया के विनाश के लिए, अर्थात डिस्ट्रक्शन मतलब विनाश, तो इस संसार के विनाश के लिए आइस यानी बर्फ़ भी जो है वो इज़ ऑल्सो ग्रेट, वो भी काफ़ी है इस दुनिया का अंत करने के लिए, बहुत बड़ी चीज़ है। एंड वुड सफिस, और वो काफ़ी है इस दुनिया का अंत करने के लिए। सफिस मतलब पर्याप्त है, पर्याप्त। तो यहाँ पे शाब्दिक अर्थ ये हुआ कि बट इफ़ इट हैड टू पेरिश मतलब दोबारा जन्म लेकर मरना, दोबारा मरना, तो ट्वाइस, तो अगर दोबारा जन्म लेकर मरने का मौका मिले या ऐसी स्थिति आए कि दोबारा जन्म हो जाए, तो मुझे लगता है, कवि कहते हैं कि मुझे लगता है कि इस दुनिया का अंत इस बार बर्फ़ से हो जाएगा। और बर्फ़ की तुलना कवि ने यहाँ पर हमारे मन के अंदर की
एक भावना जिसे घृणा हम कहते हैं, और वो हमारे घृणा एक ऐसी चीज़ है जो हमारे मन के अंदर ही अंदर रहती है, और उसके जो प्रतिफल हैं या उसके जो बाह्य रूप में हमारे चेहरे पर उसकी कोई भी हाव भाव, कोई भी उसका हाव भाव नज़र नहीं आता है, अर्थात वो अंदर ही अंदर जो है सुलगती रहती है, और प्रकृति उसकी उतनी गर्म या फ्यूरियस भयानक नहीं होती जितनी कि आग की होती है। तो इसीलिए कवि ने उसकी तुलना बर्फ़ से की है। यानी हमारे मन में, किसी मनुष्य के हृदय में जो पलने वाली जो घृणा है, वो भी हमारे समाज, हमारे मनुष्यता का अंत करने के लिए काफ़ी है। और चूँकि वो उसके लक्षण जो हैं वो हमारे बाहर चेहरे पर नज़र नहीं आते, इसलिए उसे उसकी तुलना आग से न करके रॉबर्ट फ्रॉस्ट ने उसकी तुलना किससे की है? बर्फ़ से की है। और हम जानते हैं कि अगर बर्फ़ भी बहुत ज़्यादा मात्रा में अगर इस दुनिया में हो जाए, अर्थात हर तरफ बर्फ़ ही बर्फ़ हो जाए, तो भी इस दुनिया का अंत हो जाएगा। अर्थात दृढ़ महत्वाकांक्षा ना भी रहे, जिसके लिए हम मरने मारने पर तुल जाते हैं, वो ना भी रहे, हमारे अंदर सिर्फ घृणा ही रहे दूसरे प्राणियों के लिए, तो वो भी हमारे समाज और इस मनुष्यता और इस संसार का अंत करने के लिए काफ़ी है। तो वही ये सेकंड स्टैंजा से कवि बोलना चाहते हैं। अर्थात फिर से एक बार मैं आपको ऊपर से नीचे शाब्दिक अर्थ बता दूं कि सम से द वर्ल्ड विल एंड इन फायर, कुछ लोग कहते हैं कि इस दुनिया का अंत आग से होगा। सम से इन आइस, कुछ लोग कहते हैं बर्फ़ से होगा। फ्रॉम व्हाट आई हैव टेस्टेड ऑफ डिज़ायर, लेकिन जो मैंने अपनी ज़िंदगी में दृढ़ महत्वाकांक्षा का स्वाद चखा है, आई होल्ड विद दोज हु फेवर फायर, तो मैं उनका साथ दूंगा जो आग से मानते हैं कि आग से दुनिया का अंत हो जाएगा। मेरा भी ऐसा ही मानना है। फिर दूसरी बार कवि देखते हैं कि नहीं, केवल वही भावना नहीं है, तो दूसरी बार वो कह डालते हैं, कहने पर मजबूर हो जाते हैं कि बट इफ़ इट हैड टू पैरिश ट्वाइस, लेकिन अगर दोबारा जन्म लेकर दोबारा मरना पड़े, आई थिंक आई नो, मैं सोचता हूँ कि मैं जानता हूँ, एनफ ऑफ हेट, मैं घृणा के बारे में काफ़ी कुछ मैं जानता हूँ। टू से दैट, और कहने के लिए मैं कह दूँ कि फॉर डिस्ट्रक्शन, कि इस विनाश के लिए, इस संसार के विनाश के लिए, आइस इज़ ऑल्सो ग्रेट, बर्फ़ भी जो है वो बहुत बड़ी चीज़ है। एंड वुड सफिस, और यह पर्याप्त है पूरी मानवता, पूरे संसार के खात्मे के लिए। तो इस कवि से स्टूडेंट्स, दोस्तों, हम यही इनसे सीख मिलती है इस कविता से हमें, कि हमारे अंदर की दो भावनाएं, एक डिज़ायर और एक हेट, ये दोनों भावनाएं जो हैं वो मनुष्यता का अंत करने वाली हैं। अर्थात अगर आपके मन में दृढ़ महत्वाकांक्षा भी रहेगी तो आप कुछ भी पाने के लिए किसी हद तक गिर सकते हैं, तो उससे भी आप लोगों का जान आपके लिए बिल्कुल सस्ती हो जाएगी। आप अपनी महत्वाकांक्षा को पूरी करने के लिए पूरे संसार का अंत कर सकते हैं, कोई भी मनुष्य कर सकता है। ऐसा उदाहरण तो हम लोग देखते भी हैं, जैसे सिकंदर महान निकला था पूरी दुनिया को जीतने के लिए, फिर बाद में हिटलर आया तो उसने भी तबाही जो मचाई। तो ये सारे लोग जो है काफ़ी महत्वाकांक्षी थे, और यानी डिज़ायर इनका था। विश एक अलग चीज़ होती है, विश मतलब भी इच्छा होती है, लेकिन डिज़ायर मीन्स होती है दृढ़ महत्वाकांक्षा। तो वो जो ये दोनों इस तरह से, ये उदाहरण जो सिकंदर हैं, हिटलर है, इन उदाहरणों से हम जान सकते हैं, हमें पता चलता है कि दुनिया का अंत, मनुष्यता का अंत जो है इस तरह के कुछ लोगों के द्वारा भी किया जा सकता है। दूसरी बात जो है वो है, दूसरी भावना जो हमारे मन के अंदर रहती है, और वो हल्की, उसका कोई ताप हमें महसूस नहीं होता, लेकिन वो भी इतना ही विनाशकारी, आग के समान ही विनाशकारी है, पर भले उसके लक्षण हमारे बाहर चेहरे पर नज़र आए या ना आए, वो है घृणा। घृणा से भी हमारे इस पूरे समाज का अंत हो सकता है, क्योंकि जब हम एक दूसरे से घृणा करने लगेंगे तो हम एक दूसरे की भलाई न करके एक दूसरे की बुराई करने पर उतारू हो जाएंगे, और इस तरह से धीरे धीरे हमारे पहले समाज का अंत होगा, समाज के बाद मनुष्यता का अंत होगा, और इस तरह से पूरी पृथ्वी ही खत्म हो जाएगी। तो इस तरह से हमें सीख मिलती है कि हमें ना तो दृढ़ इच्छा रखनी चाहिए, दृढ़ महत्वाकांक्षा
दृढ़ इच्छा अलग चीज़ अलग होती है, दृढ़ महत्वाकांक्षा अलग चीज़ है। तो हमें दृढ़ महत्वाकांक्षा किसी बुरी चीज़ के लिए नहीं रखनी चाहिए, और दूसरे प्राणियों या प्राणी मात्र के लिए हमारे हृदय में घृणा भी नहीं होनी चाहिए। चलिए, तो अब इनसे बनने वाले क्वेश्चंस की तरफ चलते हैं। पहला प्रश्न है, हु इज़ द पोएट ऑफ द पोएम फायर एंड आइस। फायर एंड आइस कविता जो है, इसके कवि कौन है? तो इसके कवि हैं नंबर ए रॉबर्ट फ्रॉस्ट। क्वेश्चन नंबर 2, सम पीपल थिंक दैट द वर्ल्ड विल एंड बाय। कुछ लोग ये सोचते हैं कि इस दुनिया का अंत होगा किससे? तो नंबर ए अर्थक्वेक यानी भूकंप से, नंबर बी वाटर पानी से, नंबर सी फायर आग से, नंबर डी मीटियोर यानी उल्कापिंड से। तो उत्तर होगा सी फायर आग से। नंबर 3, सम अदर पीपल थिंक दैट द वर्ल्ड विल एंड बाय। कुछ दूसरे लोग जो है वो सोचते हैं कि इस दुनिया का अंत होगा किससे? तो भाई वो होगी नंबर बी आइस। आंसर होगा आइस से यानी बर्फ से। नंबर 4, विच थ्योरी पोएट वांट्स टू होल्ड आफ्टर गेटिंग द टेस्ट ऑफ डिज़ायर। जो दृढ़ महत्वाकांक्षा का स्वाद चखने के बाद कवि जो है वो क्या चाहते हैं या क्या सोचते हैं कि इस दुनिया का अंत कैसे होगा? तो दृढ़ महत्वाकांक्षा की जब उनको जब ज्ञान होता है, तो या लोगों की दृढ़ महत्वाकांक्षा जब वो देखते हैं तो उनको लगता है कि इस दुनिया का अंत फायर से होगा। तो आंसर होगा डी एंड विथ फायर। नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5, हाउ वुड पोएट गेट टू नो दैट वर्ल्ड कैन ऑल्सो एंड विथ आइस। फिर कवि ये कैसे जान पाते हैं कि बर्फ से भी अंत हो सकता है इस दुनिया का? तो नंबर ए पैरिश ट्वाइस, अर्थात अगर दोबारा मरने का मौका मिले तब उनको पता चलता है कि नहीं, बर्फ से भी इस दुनिया का अंत हो सकता है। नंबर 6, अर्थात क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर हुआ ए पैरिश ट्वाइस। क्वेश्चन नंबर 6, विच थ्योरी पोएट वांट्स टू होल्ड आफ्टर नोइंग एनफ ऑफ हेट। कौन सी थ्योरी जो है पोएट वो जो है पकड़ कर रखना चाहते हैं आफ्टर नोइंग एनफ ऑफ हेट। घृणा के बारे में जब जानते हैं तो कौन सी थ्योरी को वो रखना चाहते हैं? तो आंसर होगा, घृणा के संबंध में जब जानकारी मिलती है उनको तो वो एंड विथ आइस, अर्थात बर्फ से इस दुनिया का अंत होगा, इस थ्योरी को वो मानते हैं। अगला है क्वेश्चन नंबर 7, पोएट हैज़ इक्वलाइज्ड डिज़ायर ऑफ ए मैन। कवि ने जो है मनुष्य की जो दृढ़ महत्वाकांक्षा है उसकी तुलना किससे की है? तो आंसर होगा, जो कवि ने जो है दृढ़ इच्छा की तुलना की है किससे? तो कवि ने तुलना की है, पोएट हैज़ इक्वलाइज्ड डिज़ायर, दृढ़ महत्वाकांक्षा की तुलना जो है वो की है फायर से, अर्थात आंसर होगा फायर। ये क्वेश्चन नंबर बी, आंसर नंबर बी। तो इस तरह से क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर हुआ ए। क्वेश्चन नंबर 2 का हो गया फायर सी। क्वेश्चन नंबर 3 का हो गया बी आइस। क्वेश्चन नंबर 4 का ये हो गया डी। क्वेश्चन नंबर 5 का हो गया ए। क्वेश्चन नंबर 6 का हो जाएगा ए। क्वेश्चन नंबर 7 का तो बी बता दिया फायर। क्वेश्चन नंबर 8, पोएट हैज़ इक्वलाइज्ड हेट ऑफ ए मैन। और कवि ने हेट यानी घृणा को मनुष्य के किस भावना से तुलना किया है? मनुष्य की भावना जो हेट है, घृणा है, उसकी तुलना किससे की है? तो उसकी तुलना की है आइस से। क्वेश्चन आंसर ए। क्वेश्चन नंबर 9, वाई डिज़ायर ऑफ ए मैन इज इक्वलाइज्ड विथ फायर। मनुष्य के जो दृढ़ महत्वाकांक्षा की तुलना आग से क्यों की गई है? तो आंसर होगा, जिस प्रकार आग जो है वो बहुत ही भयानक और बहुत ही उसकी गति तेज रहती है, फैलने वाला रहता है, बहुत ही क्रोध वाला रहता है, उसी तरह से हमारा जो आग महत्वाकांक्षा, दृढ़ महत्वाकांक्षा भी वैसी ही होती है आग के समान। वो अपने सामने किसी को भी टिकने नहीं देता और अपनी महत्वाकांक्षा पूरी करने के लिए वह कुछ भी कर सकता है। तो आंसर होगा ए, बोथ आर एग्रेसिव एंड फ्यूरियस, अर्थात आग और डिज़ायर दोनों ही जो है
वो बहुत ही भयानक और बहुत ही क्रोधी टाइप स्वभाव के होते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, वाई हेट ऑफ ए मैन इज इक्वलाइज्ड विथ आइस। घृणा की तुलना बर्फ से क्यों की गई है? तो आंसर होगा बोथ डिस्ट्रॉयज इन एक्सेस। क्वेश्चन आंसर बी, यानी जो भी दोनों में से अगर दोनों ही अगर ज़्यादा मात्रा में हों तो वो भी विनाश कर सकते हैं। तो चलिए इस तरह से मैं फिर एक बार आपको जो पहले जो कविता थी डस्ट ऑफ स्नो, उसके क्वेश्चन के आंसर के जो भी मैं वो भी दाग लगा देता हूँ ताकि आपको देखने में सुविधा हो। चलिए क्वेश्चन नंबर 1 था, हु इज़ द पोएट ऑफ द पोएम डस्ट ऑफ स्नो। कवि कौन थे? तो बी होगा रॉबर्ट फ्रॉस्ट। नंबर 2, अंडर विच ट्री पोएट वाज। तो कौन से पेड़ के नीचे थे? हेमलॉक ट्री। हु ड्रॉप्ड डस्ट ऑफ स्नो ऑन द पोएट। तो कौवे ने। तो आंसर सी। व्हाट वाज ड्रॉप्ड बाय द क्रो ऑन द पोएट। क्या गिराया गया था? तो आंसर सी, स्नो। व्हाट वाज द पोएट डूइंग अंडर द ट्री। क्या कर रहे थे कवि? तो थिंकिंग डीपली, बहुत गहराई से सोच रहे थे। नंबर 6, व्हाट द क्रो सेव्ड फॉर पोएट। कौवे ने कवि के लिए क्या बचाया? तो टाइम बचाया। व्हाट वाज बीइंग वेस्टेड बाय द पोएट। कवि के द्वारा क्या बर्बाद किया जा रहा था? तो सी, टाइम। एंड नंबर 8, व्हाट द पोएम डस्ट ऑफ स्नो टीच अस। हमें क्या शिक्षा मिलती है इससे? तो सेव टाइम। तो ये रहा दोस्तों दोनों कविताओं का सार और उससे संबंधित ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। तो चैनल को एक बार ज़रूर सब्सक्राइब कर लेंगे और अगले वीडियो के लिए तब तक थैंक यू। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए सबसे पहले लाल रंग के सब्सक्राइब ऑप्शन को टच कर लें। फिर मेरे हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको जल्द से जल्द मिल सके इसके लिए बेल आइकन को प्रेस कर लें, उसमें से ऑल बेल आइकन को प्रेस कर लें। वीडियो को लाइक करने के लिए अप थंब ऑप्शन को प्रेस कर लें और दोस्तों को शेयर करने के लिए शेयर ऑप्शन को भी प्रेस कर लें।